नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं हूं संजय नामदेव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो हम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि इसके पहले वाले जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उनको आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप जरूर देखिए। तो इस तरह से हम प्रारंभ करते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो साथियों, हमारा अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसका हम ब्लूप्रिंट देखें तो 1 नंबर का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा 3 नंबर का पार्ट है। और सही विकल्प वाले प्रारंभ से हम यदि प्रश्न से प्रारंभ करें तो सही विकल्प का जो हमारा पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण, डी वाला। निम्नलिखित में से कौन से निवेश को संदर्भित करता है, तो इसका उत्तर जाएगा सी वाला, जमीन जैसे संपत्ति खरीदने में के खर्च के लिए किया गया पैसा जो है। आप देखिए, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया था, तो ये वर्ष था हमारा जो था वो था 1991। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो इसका उत्तर जाएगा सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। इसके बाद में वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले मुख्य कारकों में से कौन सा एक है, तो उसका उत्तर है प्रौद्योगिकी। इसी तरह से खाली स्थान रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो पहला है नौकरी के अवसरों में वृद्धि। तो नौकरी के अवसरों में वृद्धि का जो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। एक रिक्त स्थान कंपनी एक कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला है आयात पर कर व्यापार का उदाहरण है, व्यापार का उदाहरण है, व्यापार बाधा हो जाएगा, ठीक है, व्यापार बाधा का उदाहरण है। वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है रिक्त स्थान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच। तो एक देश से दूसरे देश में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच, इस प्रकार से। पांचवा हमारा है देशों, तो इसमें जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देशों की भौगोलिक सीमाओं के माल पर के आदान प्रदान यानी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। इसके बाद में देखते हैं सत्य वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो पहला हमारा है देशों के बीच तीव्र एकीकरण और अंतर संबंध को जो सामाजिकरण के रूप में जाना जाता है, तो ये हमारा जो है असत्य है। इसके बाद में उद्योगों का विनिमय भारत में 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की एक विशेषता है, सत्य है। जीएनपी की वृद्धि उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव है, सत्य है। भारत में गरीब लोग वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं होते, ये हमारा सत्य है। इसी प्रकार पांचवा है भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रमिक को रोजगार देते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। इस प्रकार से हमारे एक पहला वाला सत्य, बाकी सब सत्य है। अब सही जोड़ी के मिलान की बात करें तो कारगिल फूड का जो है उत्तर हो जाएगा बी वाला, दूसरा वाला पारेख फूड हो जाएगा इसका। फिर फोर्ड मोटर्स, इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला चेन्नई। और नई आर्थिक नीति का उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला 1991। उद्योग और व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना, तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला उदारीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट है विदेश निवास को प्रोत्साहित करने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण, उत्तर हो जाएगा इसका। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की बात करें तो किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनियों को अपने कर्जे में ले लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले का कारगिल फूड्स, ठीक है। अगला हो जाएगा भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो भी कारगिल फूड्स ही है, कारगिल फूड्स। फिर कोटा की समाप्ति मतलब निजीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा निजीकरण। दूसरे देश के सामान खरीदना, तो ये हो जाता है आयात। इसी प्रकार
देश में भारत के उद्योग कब उभरे? तो वो उभरे 1950 से 1960, है ना। इस तरह से हमारे 1 नंबर के प्रश्न। अब आइए 2 नंबर के प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करते हैं। 2 नंबर का पहला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगम MNC की परिभाषा दीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है। ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपना उत्पाद नहीं बेचती बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का वैश्विक स्तर पर उत्पादन करती है। अगला है विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। तो विदेश व्यापार, विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को विदेश व्यापार कहते हैं। विदेश निवेश, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय मेजबान देश में धन के उत्पादन इकाई में स्थापना करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, निवेश को परिभाषित कीजिए। तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश में धन उत्पादन इकाई की स्थापना करती है उसे निवेश कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसका अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शून्य किसी कंपनी पैसा लगाना निवेश कहलाता है। स्थानीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर मिलने कोई 2 लाभ हमको बताना है। तो पहला है कि उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए। लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। इस तरह से उदारीकरण के 2 लाभ। तो उदारीकरण के 2 लाभ निम्न है। पहला है, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि क्या वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। जब चीनी खिलौनों ने घरेलू बाजार पर आक्रमण किया तो भारतीय खिलौनों की बिक्री का क्या हुआ? तो जब चीनी खिलौनों ने घरेलू बाजार पर आक्रमण किया तो भारतीय खिलौनों की बिक्री कम हो गई और ये चयन का अवसर प्राप्त हो गया। भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होने लगी क्योंकि चीनी खिलौने सस्ते दाम पर नवीन डिजाइनों वाले होते थे। इस तरह से आज के भाग में इतना ही साथियों। अगले भाग में हम उपभोक्ता अधिकार, जो कि हमारा अंतिम भाग होगा, उसमें मिलेंगे।